हाफ ऑफ ए लार्ज पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल साइज पीसेस। जरूरी नहीं है, जब भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, सिंस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम को एट द सेम टाइम समझे। आप ये देखिए कि एक पिज्जा को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हाफ पार्ट इधर लिख लीजिए, हाफ पार्ट इधर लिख लीजिए। हाफ ऑफ ए लार्ज पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल साइज पिज्जा, तो इसे 4 में काट दिया उसने, और अदर हाफ इज कट इनटू 6 इक्वल, 2 3 4 5 6। जब इसे हर एक को 4 पार्ट में काटा तो ये कितना हो गया, 1/8। 1/8 इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, बट क्योंकि हम सीख रहे हैं और आपको ये समझाया जा रहा है लॉजिक, इसलिए इतना लिख रहे हैं। हर पार्ट 1/12 होगा, ठीक है। जो हाफ पिज्जा है उसे 1/6 6 पार्ट्स में उसने डिवाइड करा। इफ ए पर्सन वर टू ईट वन ऑफ द लार्जर पिज्जा, एक पार्ट उसने खा लिया, एंड 2 ऑफ द स्मॉलर पिज्जास, 2 पार्ट इसमें से खा गया वो, तो यहां पे कितने पार्ट बच गए, 3 पार्ट यहां पे बच गए, और यहां पे कितने पार्ट बच गए, क्योंकि टोटल 6 पार्ट थे, 2 पार्ट उसने कंज्यूम कर लिए, 4 पार्ट्स यहां पे बच गए। 4 पार्ट्स कह लीजिए चाहे पीसेस कह लीजिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ओके, इट हार्डली मैटर्स। अब वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा वुड रिमेन अनईटन, तो ये दोनों पार्ट्स का जो सम है दैट इज अनईटन, वो बच गया है। तो ये किसके बराबर आ गया, 3/8 प्लस 4/12, ठीक है ना, क्योंकि 6 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 3/8 यहां से आ गया, और 4 पार्ट ये बच गए तो 4/12 आ गया। सो दैट इज 3/8 प्लस 1/3, एंड यू कैन इजिली टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स 9 + 1। सो अब अपने आप देख लीजिए, 8 × 24 या 9 आ गया, और 8 × 24 या 8 आ गया, 9 और 8 17/24, 17/24 is your answer. So second choice is the right answer. ठीक है ना। यहाँ ये ऊपर स्लॉट 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जो CUT होता है वो अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्ट होता है। 22 में पहली बार एग्जाम हो रहा था, खाली एक ही स्लॉट में वो कंडक्ट हुआ, इसलिए स्लॉट 2 है। देयर वाज नो स्लॉट 1, देयर वाज नो स्लॉट 3, ओके, ओनली स्लॉट 2 वाज देयर फॉर CUT meant for admission to MCA courses. So that is the first question, okay. Then comes the second question. In a business, A and C invested amounts in the ratio 2:1. तो हम लिख लेते हैं A/C as is 2:1, whereas ratio of A and B is 3:2. ये टोटल रुपीज हैं जो इनका प्रॉफिट था। हाउ मच अमाउंट डिड बी रिसीव, तो हमें बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली जिस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होगी उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट होगा, बट उसके लिए हमें निकालना होगा A/B/C, ठीक है ना। जब भी तो हमें पता चलेगा कि टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें से बी के इतने पार्ट्स हुए, और उस इन्वेस्टमेंट टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट है, बी के इतनी पार्ट की इन्वेस्टमेंट थी, प्रोपोर्शनैलिटी उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा हमें। अब ये ए है, ये ए है, ये दोनों यदि डिफरेंट है, तो हमेशा आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ए कॉमन है तो आपको इन दोनों को सेम बनाना है। सो बेटर टेक देयर एलसीएम। एलसीएम का मतलब है यू मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड यू मल्टीप्लाई इट बाई 2। और अब सबको पता होगा जब भी किसी रेशो की दोनों टर्म्स को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन रेशो रिमेन्स द सेम, ओके। सो इट मींस इट बिकम्स 6:1 एंड इट बिकम्स 6:4। एंड नाउ इट्स सो इजी, यू नो, ये भी 6 है, ये भी 6 से मैचिंग हो गया, तो 6:3, सॉरी 6:3, सो 6:4:3, ये रेशो बन गया हमारा A/B/C का। तो जो भी कॉमन है ना, उन नंबर्स का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, इसे 6 बनाने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा, इसे 6 बनाने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इट बिकम 6:3, ये बिकम 6:4। तो यहां से हमें रेशो मिल गया 6:4:3। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने पार्ट्स की हुई, 6 और 4 10 और 3 13, और में से बी ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करा, 4 पार्ट्स कंट्रीब्यूट करा। ऐसे तो करते हैं आप लोग रेशो में। टोटल है 6 और 4 10 और 3 13, टोटल इन्वेस्टमेंट 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 4 पार्ट्स बी की इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन ही प्रॉफिट है, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट योर आंसर। इट वाज एज इजी एज दिस। क्लियर है सब लोगों को। सो 4/30 into 157, which is out to be rupees 48,400. So 48,400 is your answer. Another good example, but not that time.
और टाइम भी खाली 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और हम उस 1 मिनट में से भी टाइम सेव करना चाहते हैं जिससे हम वो टाइम उन क्वेश्चंस पे लगा सकें जो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली लेंथियर हैं, स्पेशली इन द मैथमेटिक्स पोर्शन. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपनी ए produced, okay, toy trucks at a cost of ₹50 each for the first 100 trucks. तो 100 ट्रक्स उसने प्रोड्यूस करे एट द रेट ऑफ ₹50 और एडिशनल ट्रक्स करे एट द रेट ऑफ ₹35. अब वो कह रहे 500 टॉय ट्रक्स की वो बात कर रहा है, इसका मतलब 400 ट्रक्स उसने ₹35 के रेट पे प्रोड्यूस करे, तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस. Was produced by company A and sold for ₹100 each. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 के 100 उसने सेल करे ₹100 के प्राइस पे. आपको बताना है कंपनी ए का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है. ठीक है, तो मैथमेटिकली तो यू नो व्हाट टू डू. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. सो इट विल बी 100 है 500 है 500 टॉयज. सो 500, I'll just make it correct. Because toys are 500 in number. ये 100 ये 400, 500 into 100 minus 100 into 50 plus 400 into 35. ठीक है ना, you can easily simplify this to get your answer. इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सपोज वी यूज अवर चॉइसेस एज वी डू इन अदर क्वेश्चंस. ओके, कि कैसे चॉइसेस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. लेट्स मेक एन अटेम्प्ट फॉर दैट. तो ये सब कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए, ये मानिए कि उसने कुछ करे 50 पे और कुछ प्रोड्यूस करे ₹35 पे. ठीक है ना, सो 100 एट द रेट ऑफ 50 एंड 400 एट द रेट ऑफ 35, और सबको बेचा है ₹100 पे. थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते कि 500 के 500 उसने ₹50 के रेट पे मैन्युफैक्चर करे कॉस्ट प्राइस, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा. बट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 100 क्यों 500 के 500 उसने 50 पे बनाए और 500 के 500 उसने 100 पे बेचे. इस सिचुएशन में भी हर टॉय ट्रक पे उसे ₹50 का फायदा होता, और 500 ट्रक पे यदि ₹50 का भी उसे फायदा होता तो बन जाते ₹25,000. इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम से कम ₹25,000 तो होना ही चाहिए था, और 25,000 कम से कम होना चाहिए था. तो ये 3 चॉइस तो वैसे गलत थी. सही है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं बसती. तो मैं दोबारा समझा देता हूं, एंड दैट इज हाउ वी डू इट सैनमैक्स, कि कैसे हम चॉइसेस को यूज कर सकते हैं. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. कंपनी ने प्रोड्यूस करे 100 टॉयज ₹50 पे एंड रिमेनिंग ₹35 पे. ठीक है ना, कम कॉस्ट पे. बट थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि उसने हर टॉय ₹50 पे प्रोड्यूस करा, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका. हर टॉय को उसने ₹100 पे बेचा, तो इसका मतलब हर टॉय पे उसे ₹50 का प्रॉफिट मिला. जबकि हमारे केस में सिचुएशन फर्क है. 100 पे उसे प्रॉफिट मिला ₹50 का और 400 पे उसे प्रॉफिट मिला ₹65 का. बट थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 400 पे भी ₹50 का ही मिला. इसका मतलब हर 500 टॉय पे मुझे ₹50 का प्रॉफिट मिला. तो इस केस में भी मेरा प्रॉफिट 25,000 तो होना ही चाहिए था, जबकि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये भी 50 पे. तो मिनिमम प्रॉफिट 25,000 है, और कोई भी नीचे की तीनों चॉइस में से 25,000 नहीं है. इट मीन माई आंसर कैनॉट बी वन ऑफ दीज चॉइसेस, सो इट हैज टू बी फर्स्ट चॉइस. है ना, आपने देखा, इट्स सो इंटरेस्टिंग ना. तो वो अप्रोच आप डेवलप कीजिए अपने अंदर, वो आपको आगे कंप्यूटर साइंस के कैरियर में भी हेल्प करती है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस आपके शार्प होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं, आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप डीबगिंग करते हैं, तो आपकी आंख होनी चाहिए एरर देखने वाली. लाइक लुकिंग एट अ सिचुएशन, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर द बग लाइज. तभी तो आप अच्छे कंप्यूटर प्रोफेशनल बनेंगे एक. ठीक है ना, तो वो ही अप्रोच अपने में डेवलप कीजिए जब आप एंट्रेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A shopkeeper fixes the marked price of an item 35% above its cost price. The percentage of discount allowed to gain 8% is what? That's again a good question. प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है. आप यदि इसे ढंग से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपको पता होगा 3 तरह का मार्क्ड प्राइस होता है. मार्क्ड प्राइस का मतलब आप प्रिंटेड प्राइस भी मान सकते हैं. कई बार आपने देखा ना, प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस प्रिंटेड होता है, और शॉपकीपर कई बार आपको डिस्काउंट ऑफर करता है उस प्राइस पे, एंड यू फील हैप्पी दैट यू आर गेटिंग इट एट ए लेसर प्राइस. वही सेलिंग टैक्टिक्स है मार्केट की. ओके, तो उसने वो कह रहा है कि मेरी सपोज कॉस्ट प्राइस उसके ₹100 थी. ठीक है, बट वो कह रहा है मैं जो मार्क्ड प्राइस लूंगा, मार्क्ड प्राइस कह लीजिए
या प्रिंटेड प्राइस कह लीजिए, मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, मार्क्ड प्राइस और द प्रिंटेड प्राइस कितना है, 35% ज्यादा, मतलब 135 रुपीज। आपको दिखाई देगा इस पे लिखा हुआ 135 रुपीज, बट वो 135 में बेचेगा नहीं, आपको ऑब्लाइज करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करेगा। बट वो कह रहा है मैं कितना डिस्काउंट ऑफर करूं कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 8% का नेट प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब बेसिकली वो सेलिंग प्राइस चाहता है इसके ऊपर 8% के साथ। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस वो चाहता है 108 रुपए, 100 का 8% 8 रुपीज, तो 108 में बेचना चाहता है बट दिखाना 135 में चाहता है। तो इसका मतलब बेसिकली वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है आपको, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट ऑफर्ड। मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि कई बार, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इन स्क्रिप्ट्स के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसकी स्क्रिप्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाती है आप लोगों को, प्रोवाइडेड आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें। तो इसलिए मैं सारा डिटेल में यहां पे लिख रहा हूं। तो डिफरेंस आ जाता है डिस्काउंट ऑफर्ड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 135 माइनस 108, 135 माइनस 108 कम्स आउट टू बी 27 रुपीज। और ये 27 रुपीज डिस्काउंट देना है किस प्राइस पे, 135 रुपीज पे, क्योंकि लिखा हुआ तो 135 दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 27 को 108 पे ले लेते हैं। नो, आपको लिखा हुआ दिख रहा है 135, बेचना आपको 128 8 पे है, तो आप जो डिस्काउंट ऑफर करेंगे वो 135 रुपीज पे करेंगे। 135 पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं 27 रुपए का, तो परसेंटेज कितनी हो गई, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपकी हो गई 27 अपॉन 135 इंटू 100। ठीक है ना, ये आपका डिस्काउंट होना चाहिए। अब आप इसे 5 से कैंसिल कर लीजिए, 20 आ जाएगा, और ये 27 से 27 आप कैंसिल कर लीजिए, ये 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो आंसर सिंपली कितना आ गया आपका, 20%। So that comes out to be 20%. Hardly 5 to 10 seconds you need to be able to answer this problem comfortably. Okay, so just like this. So I hope आपको समझ आ रहा होगा, and you must be enjoying it. Not just enjoying, you must be learning it. Okay. Then comes fifth problem. Choose the odd man out. It is another very easy problem, you know. बट आप में से काफ़ी लोगों की जनरेशन को ये बिलोंग नहीं करता है ये सब चीज़ें। मोहम्मद रफ़ी, के एल सहगल, हमारी जनरेशन के लिए तो ये बहुत पॉपुलर नेम्स थे। आप में से भी कुछ लोगों को शौक हो सकता है इन चीज़ों का, नहीं तो आपके पेरेंट्स के एज में तो ये शौक था ही, एक्सेप्ट अदनान सामी, ये आपके टाइम में भी चलता है। तो आप देखते हैं अदनान सामी है क्या, इज बेसिकली ये सिंगर। सिमिलरली मोहम्मद रफ़ी एंड के एल सहगल वर सिंगर्स। तो ये तीनों सिंगर्स थे, बट नौशाद साहब जो थे वो म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ऑब्वियसली ऑड मैन आउट कौन हो गया, नौशाद साहब हो गए। ठीक हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर नेम्स ऑफ सिंगर्स, whereas third is the name of music composer and director. So that's why the third choice is an odd man out. So which of the following options is the correct alphabetical order of the four words given as this? तो बेसिकली जैसे इंग्लिश डिक्शनरी आप देखते हैं ना, तो उसने बताया कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसका बाद आएगा। तो हम सब जानते हैं एक सीक्वेंस में आता है। दिस इज ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स पे भी मेरा एक लेक्चर और वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप अल्फाबेट्स की पोजीशंस को याद कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड दैट्स अ वेरी यूजफुल आल्सो ओके फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। बट अभी इसको करते हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑब्वियसली देखिए ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, नॉट टू वरी अबाउट दिस, नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो आपको सारा टारगेट रखना चाहिए इससे नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे नेक्स्ट वाला बी है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ए है, तो ऑब्वियसली ए पहले आता है, फिर आपका बी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका ओ आता है, और ये पी आता है। तो ये सीक्वेंस मैंने बना दिया, उसी को आंसर में उठा लीजिए, हार्डली 5 सेकेंड्स। तो हर क्वेश्चन को मैच कराने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो गया आपका। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, फर्स्ट इज रोमानियन। रोमानियन मीन्स ये चॉइस गलत और ये चॉइस गलत। फर्स्ट इज रोमानियन, सेकंड इज दिस, सो ऑब्वियसली थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट इज द आंसर। दैट इज अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, मीन्स इट कैन बी डन इन अ वेरी इजी मैनर। बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इस तरह के एग्जाम्पल्स को। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मतलब पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से एडवांटेज क्या होता है कि यू गेट एन आइडिया ऑफ द एक्चुअल पेपर विच विल बी गोइंग टू अपीयर इन। ओके, और वो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ाते हैं। और ये कॉलेज एग्जाम तो है नहीं,
कि आप 80% ले आए, 90% ले आए, 100% ले आए, हो सकता है 90% लाने पे भी सिलेक्शन ना होता हो सकता है 40% पे भी सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन. इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस साथ ही साथ औरों की परफॉर्मेंस, उसमें जो बेटर है वो सिलेक्शन है. ओके, सो अप्रोच of competition, of cracking a competition is totally different from your college examinations. You should be fast, you should be smart. Hard work करना है, but hard work is not countable. ये नहीं कि 15 घंटे काम कर लिया then you are a winner. No, no, it's not like that, you know. It all depends on your smartness. It has to be smart learning and not just hard work learning. It should not be hard work, it should be smart work. Okay, ये approach रखिएगा competition में, आपको clear होना है. Not just competition, in your professional life also. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है. If orange is coded as this in a certain language, then how will chili be coded in the language? एक चीज तो बहुत क्लियर आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम एंट्रेंसेस में आते हैं, एंट्रेंस में अपीयर होते हैं, तो एंट्रेंस की अप्रोच ही एलिमिनेशन की होती है कि बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं, उनमें से बहुत सारों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो बच जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं. सेम अप्रोच एग्जामिनर यहाँ पे अडॉप्ट करता है. अब देखिए ये वाली चॉइस अलग से दिख रही है, इन सब में ये सेम है, ए जे जी ए जे जी ए जे जी. तो कंफर्म है कि ये तो गलत होगा ही होगा 99%, क्योंकि ये ए जे के है. तो ऑड मैन आउट नहीं करता. यदि 3 चॉइसेस में ज्यादातर लेटर्स उसने सेम रख रखे हैं तो ऑब्वियसली आंसर उन्हीं में से एक होना चाहिए. ठीक है ना. लॉजिक हम बाद में देखेंगे, अब और भी देख लेते हैं. अब इसका मतलब इन 3 में से ए जे के तो है नहीं, इन दो. अब यहां एन और एन सेम है, यहां ओ और सेम है, यहां एन और जे डिफरेंट है. अब इसका मतलब सारा का सारा एम्फेसिस यदि हम लॉजिकली खाली यूज करते हैं, ये सही है, ये सही है, या ये सही है, इमीडिएटली मुझे पता चल जाएगा कौन सा सही है. आप खुद देख सकते हैं. इट मींस बात हो रही है 4th and 5th की. 4th and 5th है LNL, 4th and 5th LNL है. उसी का एडवांटेज एग्जामिनर ने उठाया कि उसने कहा कि यदि यहां पे एल और एल सेम है तो यहां पे भी उसने एन लेटर्स ले लिए सेम, और यहां पे ओ लेटर सेम ले लिए, यहां एन और जे सेम है. बट एक बारी पैटर्न देखते हैं कि हो क्या रहा है. व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड ट्राई व्हाट आई, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपको हमेशा चॉइसेस यूज करने की कोशिश करनी चाहिए. एक तो उससे आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, आपकी डीबगिंग स्किल्स बेटर होती हैं, और बेसिकली डीबगिंग ही तो आप एरर ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आंसर्स में या चॉइसेस में. ठीक है ना. एक अप्रोच ये है कि आप पूरा सॉल्व करते हैं, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इसे डीबग करते हैं, और मेरी तो पीएचडी डीबगिंग में है, तो मैं हमेशा से उसी अप्रोच को अडॉप्ट करता हूं. एंड आई फील दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर एनीवन हु वांट्स टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, एनी प्रोफेशनल फील्ड ऑफ लाइफ. यहां पे देखिए ये बैक साइड चल रहा है, एक को छोड़ा, एन को, ये एक स्किप करा, जेड ए ओ पी एफ जी ई एफ जी, ये अप्रोच है. और इस वाले में कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां वाले में, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं देयर लाइंग ऑन ए सर्कल, ऐसे माना जाता है वाई एंड जेड. तो उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां से ए से वाई पे आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं. ठीक है ना. आई होप यू ऑल नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, बट दैट वाज द कोडिंग. हम पूरी की पूरी कोडिंग भी कर सकते थे, बट मैं समझाना चाह रहा था कि यहां पे आपको देखना है कि एन एन लेना है, ओ लेना है, या एनजे लेना है. मैं पूरा भी निकाल के दिखाऊंगा कोडिंग, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करना है. तो डिस्प्यूट है खाली 5th में, 1 2 3 4 5, 5वें लेटर में. अब यहां पे चिली लिख लेते हैं, CHILLY. ओके, 3 और 3 6, 3 और 3 6, चिली इज 3. आपको कंफ्यूजन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो मुझे देखना दोनों जगह एन रहेगा, एनजे रहेगा या ओ रहेगा. तो ये वाला देख लेते हैं एक बारी, ये क्या आएगा, मतलब 5th वाले पे क्या आएगा. 5th इज ऑड, 1st 2nd 3rd 4th 5th. 5th में पीछे जाना है, आगे नहीं जाना. जो कोड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब उसे पीछे जाने के बाद बनना है. तो एल से आप देखिए जे, तो इस तरफ जाएं या इस तरफ जाना है या बैकवर्ड जाना होगा. यदि हम इसे देखें तो ये हमारा बनना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको ऐसे आना चाहिए. 5th है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड लेटर जो है वापस जाना है, तो इट विल बी जे के एल. तो इसका मतलब आपके कोड में 5th प्लेस पे जे होना चाहिए. आप देख लीजिए किस कोड में 5th प्लेस पे जे है, इट इज दिस. सो इट हैज टू बी माय आंसर. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, हम पूरा का पूरा तो डीबग कर ही सकते हैं, डीकोड भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे कर लिया. जो ऑड प्लेस पे है उसका कोड बैकवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है,
ठीक है, जो इवन प्लेस पे है उसका फॉरवर्ड जाने पे आ रहा है, ये बैकवर्ड जाने पे आ रहा है, ये फॉरवर्ड जाने पे आ रहा है, तो ऑड और इवन प्लेसेस की कोडिंग स्कीम अलग अलग है। ऑड मतलब ये पहला, ये दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठा इवन। सही लॉजिक हमने यहां पे लगा लिया। बट यदि आप पूरी तरीके से करना चाहते हैं तो यहां ए आ जाएगा, क्योंकि ये बीच में बी आ गया, एच आई बीच में छोड़ दिया, यहां जे आ गया, फिर आपने छोड़ दिया जी, यहां आ गया, एच आ गया, एल एम यहां आ गया, एन यहां आ गया, और या फिर जेड यहां छूट गया, ए ये हो गया। ये तो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, एक बारी मैं और समझा देता हूं, जस्ट टू बी एबल टू, सो दैट यू आर एबल टू सेव टाइम इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपने देखा कि पहली में पहले तीन लेटर ए जी जे हैं, ए जे जी हैं, ए जे जी हैं, ए जे के, दिस कैन नॉट बी माई आंसर, इसे मैंने रूल आउट करा। अब मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट चॉइस में दो का कोड एन एन है, इसमें दो का कोड ओ है, मतलब सेम है, इसमें एक का एन है, इसका जी है। तो मुझे लगा कि रिपीटिशन 99% नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑरेंज में भी कहीं पे रिपीटिशन नहीं आ रही है यदि लेटर सेम भी हो रहा है। वैसे तो उसमें कोई लेटर सेम है ही नहीं, बट हम यहां पे देखते हैं कि क्या फर्क आना चाहिए। तो इसी लेटर पे हमने स्ट्रेस रखा कि हम 1 2 3 1 2 3 4 5 हम इसका कोड निकाल लें। दैट इज व्हाट वी ट्राइड। और जब हमने एल का कोड निकाला पांचवें वाले का, सो इट केम आउट टू बी जे। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो मेरे चॉइसेस में पांचवें पे जे लिखा हुआ, दैट हैज टू बी माय आंसर। तो इसका मतलब मुझे सबके लिए नहीं देखना पड़ेगा, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट फॉर द लेटर रिटन एट द फिफ्थ प्लेस ऑफ द गिवन वर्ड। क्लियर है? और आप यदि उस तरीके से नहीं आपको कंफर्टेबल है तब अभी पूरा का पूरा भी निकाल सकते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, बट दैट इज द स्मार्ट मेथड, डायरेक्टली पॉइंटिंग द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Choose the odd one out from the following. Morarji Desai, I think it's an example which everybody would be able to answer correctly. और जिस क्वेश्चन को हर कोई करेक्टली कर लेता है, in a way that is not going to contribute anything to your selection. काफी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि वो इजी क्वेश्चंस को ज्यादा तैयार करते हैं एग्जाम से पहले, और जो टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सोचते हैं कि उस पोर्शन को छोड़ दिया जाए। बट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होता ही उन क्वेश्चन से हैं जो टफ होते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें मेजॉरिटी अटेम्प्ट नहीं कर पाती, और यदि आप उसे कर पाते हैं तब आपको एक एज मिल जाती है। तो अप्रोच ये नहीं रखनी है कि you have to do only easy questions, easy topics while preparing for the examination, but you have to try to be expert in those topics which not everybody is able to do, like the tough topics. ठीक है ना? तो ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी। तो हमें पता है कि ये तीनों प्राइम मिनिस्टर्स के नाम है इंडिया के, करंट और पास्ट। और सरदार पटेल कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो होम मिनिस्टर थे या वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो इसलिए द ऑड मैन आउट इज सरदार पटेल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई विल से सिंपली इट इज एज इफ इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर मार्किंग स्कीम, बिकॉज एवरीबॉडी विल बी एबल टू आंसर दिस करेक्टली। और रैंक बनना है जो बेटर स्कोर करे, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। 99.9% को स्टूडेंट्स इसे गलत आंसर करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड नॉन वर्बल रीजनिंग। निमसेट में नॉर्मली वर्बल रीजनिंग आती है, सीयूटी में नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, और बेसिकली यही आपका विजुअलाइजेशन डेवलप करती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो विजुअल इफेक्ट है, जो विजुअलाइजेशन है, वो डेवलप होता है यदि आप इस तरह के लॉजिक में स्ट्रांग है या इस तरह का लॉजिक आप सॉल्व कर पाते हैं तो। बट सोचना बहुत सिंपल वे में है, बहुत सिंपल वे में सोचना है। इन दो में जो रिलेशन है वही रिलेशन मुझे इन दोनों में चाहिए, ठीक है ना? I have to complete this series. I will mark this question as one of the most important for this. Although it won't be difficult, much difficult to solve it if you have the right approach. यदि approach right है, then you can easily solve it. But बहुत सारे लोग तो इसे कर ही नहीं पाते, और करते भी हैं तो गलत करते हैं। कैसे सिंपल वे में हम सोचेंगे, देखिए। तीन तरह की चीजें हैं इस डायग्राम में। ये एक ब्लैंक लीव है, एक भरी हुई है, और ये एक स्टेम है, या हम आधी लीव भी कह देते हैं, ठीक है? एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है, और ये उसकी स्टेम है। स्टेम मतलब पीछे से, या हम इनकम्प्लीट स्टेम भी कह देते, इनकम्प्लीट लीफ भी कह देते हैं। ये एक लीफ, ये एक लीफ, ये एक लीफ। ये लीफ है जिसके अंदर कोई कलर फील्ड है, ये लीफ है जो ब्लैंक है, और ये आधी लीफ या स्टेम कह देते हैं। ओके, अदरवाइज आई एम कॉलिंग इट स्टेम। और एक लीफ है, एक है फील्ड भरी हुई, और एक है एम्प्टी। इस तरह से आपने तीन फिगर आइडेंटिफाई करें इसके अंदर हर एक में। यहां तक समझ आ गया? देखना शुरू करते हैं। हमने देखा कि ये आप सब जानते हैं, आई होप यू ऑल नो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
यदि आप पहले और दूसरे को रिलेट करें, ऑल्दो इतनी ज्यादा ड्राइंग की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद दिस, आप देखिए पहले का स्टेम ऐसे जा रहा है, दूसरे का ऐसे जा रहा है, इन द अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। वो यदि इधर है, पहले वाले का यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फ्लिप होने के साथ इट्स फ्लिपिंग। ये ऐसे नहीं जा रहा, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है, फ्लिप हो रहा है यहाँ पे, ये नीचे से ऐसे आ रहा है, इधर आ रहा है। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ में भी क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये हुई कि ये फ्लिप होना चाहिए। तो फोर्थ में ये नीचे से ऐसे आ रहा है, देखिए फोर्थ में ये ऐसे है। अब दूसरा वाला डायग्राम बना लेते हैं। फोर्थ में यदि ये ऐसे है तो थर्ड में ये ऐसे होना चाहिए। सिमिलरली फर्क क्या है, यहाँ ये ओपननेस साइड ऊपर थी, यहाँ पे क्लोज साइड ऊपर है, ये इधर है, ये इधर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग? तो इसका मतलब जो हमारी स्टेम है वो तो इस शेप में होनी चाहिए। तो ये वाला गलत और ये वाला गलत। आई होप सबको समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट बहुत मुश्किल पड़ती है स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस करने में। मतलब दे आर ऑलवेज अफ्रेड और स्केर्ड ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नो, दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, नॉट जस्ट फॉर द एंट्रेंस। आप खाली ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस का मत रखिए, आपको बाद में प्रोफेशनल लाइफ भी तो बनानी है ना। इतने सारे लोग एमसीए करते हैं, आपको लगता है हर एमसीए को सेम प्लेसमेंट मिलती होगी? दैट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह की प्लेसमेंट, किस तरह की कंपनी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपका स्किल सेट औरों से बेटर होना चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस औरों से बेटर होनी चाहिए, आपकी स्मार्टनेस औरों से बेटर होनी चाहिए, आपकी नॉलेज औरों से चाहे थोड़ी कम भी हो जाए, बट जो रिट्रीवल ऑफ नॉलेज है कि राइट टाइम पे राइट चीज आपको याद आ जाए, वो स्किल आप में ज्यादा होनी चाहिए औरों के मुकाबले। और वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूं देने की यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट वी एम्फेसाइज एट सैनमेक्स। ठीक है ना। खाली ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट द एंट्रेंस कि आपने 10,000 प्रॉब्लम रट ली एंड देन यू गो इन द एग्जामिनेशन, यू मार्क द करेक्ट आंसर्स, यू आर सिलेक्टेड। व्हाट नेक्स्ट? यू नो, after selection you have to compete with so many people. When you go for the placement, you have to compete with BTechs, you have to compete with MTechs, you have to compete with MPhil computer science, and so many students of different fields, you have to compete with those people, okay, to get a good job. और जो भी कंपनीज में इंटरव्यू करने आते हैं, they are highly skilled, highly professional people, so please develop those skills. एंट्रेंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि खाली मुझे एंट्रेंस क्लियर नहीं करनी है, मुझे अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी है। स्किल्स, स्मार्टनेस की, लॉजिक की। दैट्स व्हाई लॉजिक इज कंसीडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उतना मैथ्स आपका यूज नहीं होगा जब आप एमसीए पढ़ेंगे जितना मैथ्स का सिलेबस है, जितना लॉजिक और रीजनिंग यूज होगा, क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक विच यू आर डूइंग। जब आप कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, आप एक कोडिंग, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 15,000 स्टेप्स में भी, बट कोई और स्मार्ट आदमी उसके लिए एक ऐसा एल्गोरिथम लिख सकता है कि वो 2,000 स्टेप्स में प्रोग्रामिंग हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यू योरसेल्फ रियलाइज व्हिच वन इज अ बेटर पर्सन, हु इज अ बेटर प्रोफेशनल, जिसने 2,000 कोड लाइंस यूज करी या जिसने 15,000 कोड लाइंस यूज करी। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ लॉजिक। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉजिक, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो एक तो हमने डिसाइड कर लिया, 2 चॉइस एलिमिनेट हो गई। अब और देख लेते हैं। वैसे तो 99% हमें आइडिया लग चुका है कि क्या आंसर होना चाहिए। इसमें जो इसका ओपन पोर्शन है, ये इस खाली वाली लीफ पे है। इसमें जो ओपन पोर्शन है भरी वाली लीफ पे है। तो ऑल्टरनेटिव चल रहा है, इसमें जो ओपन पोर्शन है ये भरी वाली लीफ में है, तो इसका ओपन पोर्शन होना चाहिए खाली वाली लीफ में। ये ओपन पोर्शन भरी लीफ में है, ये ओपन पोर्शन खाली लीफ में है, सो दिस हैज टू बी द राइट आंसर। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, कोई रोटेशन नहीं। बुक्स में क्या करते हैं, कहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं किसी एंगल से, कभी एंटी क्लॉकवाइज में कर देते हैं और सिमेट्री नहीं रखते हैं। किसी को 235 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, किसी को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। सो आई डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच, आई फॉलो द सिंपल ऑब्जर्वेशन, जिस तरीके से मैं अपने टाइम में करा करता था। लाइक माई PhD, एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, माई PhD वाज इन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ओके, लॉन्ग एगो। एंड 30 years से तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन रनिंग दिस सैनमेक्स आई स्टार्टेड इन 1994, ओके। तो वही अप्रोच मैं आज तक अडॉप्ट कर रहा हूं कि बी सिंपल, बी टू द पॉइंट। जैसे कंप्यूटर में जब आप एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो जितना वो प्रिसाइज होता है उतना एडवांटेजियस माना जाता है। तो प्रिसाइज मींस टू द पॉइंट, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच टू यू। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। 2 चीजें हमने देखी, एक तो हमने स्टेम का फ्लिप देखा कि इसका स्टेम का फ्लिप देखा कि कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओके। और दूसरा हमने देखा ओपन। थोड़ा सा और हम मैथमेटिक्स की तरह देखें तो ये जो ओपन पोर्शन है, 1-2 टर्म्स हमें एक्स्ट्रा भी पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये साइड कहलाती है कॉनकेव, ये कहलाती है कॉन्वेक्स। जनरल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आ जाए एक चीज एक्स्ट्रा तो फर्क क्या पड़ता है। तो ओपन साइड को कॉनकेव कहते हैं। तो इसकी जो ये खाली वाली स्टेम है ये कॉनकेव पोर्शन में है, इसकी भरी वाली स्टेम कॉनकेव पोर्शन में है। इसकी भरी वाली स्टेम कॉनकेव, इसका भरा वाला लीफ कॉनकेव पोर्शन में है। तो इस वाले केस में खाली वाली लीफ कॉनकेव पोर्शन में होनी चाहिए, तो खाली वाली लीफ कॉनकेव पोर्शन में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ओके, एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टेक्निक। Let us do the next one.
इफ मैंगो इज कोडेड एज KCLIM, एक बार मैं लिख ही देता हूं, वैसे तो एक क्वेश्चन अभी अभी हम करके चुके थे, उसी तरह की अप्रोच में इसमें अडॉप्ट करूंगा। मैंगो आप उसे लिख रहे हैं KCLIM। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप इसे देखें तो KLM ABC LMN GHI MNO, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। कई बार हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसे कहते हैं कि ये -2 की मूवमेंट ले रहा है और ये 2 की मूवमेंट ले रहा है, ये -2 की मूवमेंट ले रहा है, ये +2 की मूवमेंट ले रहा है और ये -2 की मूवमेंट ले रहा है। हम इस तरह से भी कई बार सोचते हैं, ठीक है ना। O पे -2 की मूवमेंट दी तो M मिल गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 2 स्टेप आगे जाना मतलब +2, 2 स्टेप पीछे जाना मतलब -2। और ये जैसे डायग्राम बन गई मेरी ABC, तो मैं 2 स्टेप आगे गया तो मैंने इसे लिख दिया +2। और यदि मैं यहां पे लिख देता हूं KLM, जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, तो एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो यहां से यहां आने में मेरे को लगा, मतलब इधर से इधर आने में मुझे -2 लगा, क्योंकि -1 ये और -1 ये। कहीं क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि M की जगह K है, तो M की जगह K आ रहा है ना, तो आप पे M गिवन है, K पे जाना है, तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, सो इट इज -2। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। इसमें भी गेस मारते हैं क्या क्या सही होना चाहिए। पहली 3 चॉइस में से ही मेरा आंसर आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। ये 2 सेम है, आप देखिए ये 3 सेम है, ये 3 सेम है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, तो मुझे 99% कंफर्म है कि इन दोनों में से ही मेरा आंसर आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना कितने सारे सिंबल कॉमन है, खाली इस वाले को मैं ध्यान दूंगा कि यहाँ G आ रहा है या C आ रहा है 4th प्लेस पे। 4th प्लेस का मतलब फॉरवर्ड जाना है 2 से, 4th है E का 2 से फॉरवर्ड जाना है, तो EFG, दिस इज द डायरेक्ट आंसर विदाउट डूइंग मच, यू नो, आई नो दिस इज द आंसर। ये तो वो ट्रिक है जो मैंने पहले बताई थी कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ये तो देखते हैं, मुझे पता है गलत है। QYC RA QYC RA QYG RA, 99% चांसेस ये भी गलत होगा। सो आई हैव टू डिसाइड बिटवीन दीज टू। इनमें भी कौन सा लेटर फर्क है? खाली 4th लेटर फर्क है। तो 4th मैंने देखा E1, 2 की मूवमेंट आगे लेनी है, 4th लिया, 2 की मूवमेंट आगे, EFG, सो G शुड बी देयर, सो दिस इज माय आंसर। और नहीं आपका मन इससे लगता तो आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, देन ऑल्सो यू कैन डू इट। बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डेवलप एन अप्रोच जो आपको औरों से डिफरेंट बनाए, डिफरेंट इन बेटर सेंस। ओके, तो यहां 2 माइनस लेना है, यहां +2 लेना है, यहां 2 माइनस लेना है, यहां +2 लेना है, यहां -2 लेना है और यहां +2 लेना है। वहां -2 लेना है QRS, यहां 2 लेना है WXY, यहां 2 माइनस लेना है CDE, यहां 2 प्लस लेना है EFG और यहां 2 माइनस लेना है RST और यहां 2 प्लस लेना है YZA। So that is the complete coding, but I hope now you know that this whole was not needed. Just looking at one letter, we can easily answer which is which among the following words comes first in a dictionary. Very easy problem. Problems dealing with alphabets, you know. बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि कौन सा डिक्शनरी में फर्स्ट आएगा। आप यहीं से देखना शुरू कर दीजिए ना, आप खुद देखिए। RSTU, कौन सा वर्ड पहले होता है? ये SH आपका सेम है, सब में सेम है। अब तीसरा वर्ड R है या U है? ऑब्वियसली R पहले आता है तो U वाला तो हटा दो। अब R इसमें भी है, R इसमें भी है। R के बाद U पहले आता है या O पहले आता है? तो ऑब्वियसली O पहले आता है। सो योर आंसर इज 3rd चॉइस। सिंपल सीक्वेंस देखनी है आपने अल्फाबेट्स की, जो एक डिक्शनरी में होती है, वही ABCD जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है। बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। और मैंने एक लेक्चर में अपने बताया था कि जितनी इजी प्रॉब्लम होती है उतनी आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये तो हर कोई कर लेगा। एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू सच एग्जाम्पल्स। तो खाली इन्हीं को करके खुश नहीं होना है, आपको जब खुश होना है जब आप उन प्रॉब्लम्स को कर पाएं जो रिलेटिवली टफर है, जो सब लोगों की करना बस की नहीं है। वही अप्रोच आपने डेवलप करनी है। काफ़ी लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ बताई है आप लोगों को। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है या एज इजी एज दिस है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Which of the following options is the correct alphabetical order of the four words given below? Again, similar type of logic. आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि क्या होना चाहिए सही. अब सबसे पहले ऑब्वियसली एस तो सब में कॉमन है, पी पहले आएगा नो डाउट. तो सबसे पहले पी वाले देखते हैं. ये भी पी वाला है, ये भी पी वाला है. अब ओ है, आर है, तो ओ पहले आता है ऑब्वियसली. एस पी ओ पहले आता है. ओ पी क्यू आर तो वो वाला तो बाद में आ जाएगा. और ओ के बाद एस पी ओ हमारा हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आर है. तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है मुझे कि फर्स्ट कौन आएगा, एस पी ओ आर टी या एस पी ओ आर ए. खाली इतने लेटर्स देख लीजिए आप. तो ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट आएगा. तो फर्स्ट आएगा मतलब ये चॉइस गई और ये चॉइस गई. ये दोनों चॉइसेस तो चली गई. अब इन दोनों चॉइसेस में यहीं से देख लीजिए आप. स्पोरेडिक दोनों में सेम है, स्पोर्ट दोनों में सेम है. आपको इन दोनों में देखना पहले कौन आएगा, एस पी आर पहले आएगा या एस क्यू यू आएगा. पी पहले आता है, क्यू बाद में आता है. सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर. इट वाज एज इजी एज दिस. ठीक है ना. तो जितना पोर्शन क्वेश्चन से चाहिए खाली उतना क्वेश्चन से यूज कीजिए, फिर चॉइसेस पे आ जाइए. दैट इज द बेस्ट way of dealing with problems in competitive examinations where time is very very important. ठीक है ना. इंडेफिनिट टाइम तो है नहीं ना, एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट है. और 1 मिनट भी क्यों, हमें कोशिश करनी है हम 10 से 15 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जिससे जो टाइम हम यहां सेव कर पाए वो हम मैथमेटिक्स के सेक्शन में लगा सकें. जबकि लॉजिक की भी वेटेज उतनी है क्वेश्चंस की जितनी मैथमेटिक्स की है. बट यदि अब कंफर्टेबली हम कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड ट्राई टू सेव टाइम. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. What will be the next pattern in this series? Non-verbal reasoning. बहुत बारी मैं बता चुका कि non-verbal reasoning is very very important for CUET. You won't find such questions in NIMSET. Okay, NIMSET में normally non-verbal reasoning नहीं होती. जबकि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स या किसी भी तरह के प्रोफेशनल को यदि विजुअलाइजेशन स्किल्स डेवलप करनी है तो non-verbal reasoning is something which is needed to be known. ठीक है ना. ये जरूर आपको आना चाहिए विजुअलाइजेशन डेवलप. और विजुअलाइजेशन तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हर हालत में चाहिए. ओके, यदि वो चीजों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो डेवलप क्या करेंगे. ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं. ये 2 फिगर्स हैं, ये दूसरी फिगर चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं. यार ये 2 ट्राइंगल से बनी है, ये भी 2 ट्राइंगल से बनी है. तो यदि 2 सेमी सर्कल से बनी है तो ये भी 2 सेमी सर्कल से बनेगी. तो ये कॉम्बिनेशन तो दोनों को अलाउड ही नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल. इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल यूज हुई है. तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो इस तरह की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह की लाइन है वो वर्टिकल. दिस इज वर्टिकल. मैं इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स ही ये सब लेक्चर्स देखते हैं. तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो हिंदी में सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी सीखें, और जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं वो हिंदी में भी सीखें. तो इसलिए लैंग्वेज मिक्स है मेरी इंग्लिश. लाइक आई यूज बोथ द लैंग्वेजेस. जितना मैं इंग्लिश यूज करता हूं उतना हिंदी, जितना हिंदी उतना इंग्लिश. नो. और आप सब लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं इंग्लिश को सुनना या समझना, आई विल सजेस्ट यू कि आपको ग्लोबल एरिना में काम करना है, इंडिया से बाहर काम करना है, तो आपको हिंदी के साथ साथ या अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करनी है. और मोर ओवर जो आपकी टीचिंग होनी है वो भी इंग्लिश में ही होनी है हायर स्टडीज में. ओके, सो उसमें भी कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए. तो हम कहेंगे वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं ना, ये भी गलत, ये सही है. तो ये तो चॉइसेस से एलिमिनेशन करा. नीचे 2 तो सेंसलेस लग रही है मुझे, वो दोनों तो हो ही नहीं सकती. इस वाली में लाइन वर्टिकल है बट यहां तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल वाली भी नहीं हो सकती, फिगर मैच ही नहीं करेगी. बट एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है, क्या हुआ है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स वर्टेक्स से मिल रहे थे ना, मतलब जैसे आप ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं आप, तो वो ऐसे हो गए हैं. इफ यू मीटिंग लाइक दिस, आप ऐसे हो गए, मतलब अब वर्टिकली इन्वर्ट हो गए कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया. ये ऊपर वर्टिकली इन्वर्ट, वर्टिकल मतलब ऊपर के पोर्शन में, ये ऊपर ये नीचे, तो ये डायग्राम बन गई. ये रिवर्स होके ऊपर चला गया, ये इन्वर्ट होके नीचे आ गया, डायग्राम बन गई. तो ये जब इन्वर्ट होके ऊपर जाएगा और ये इन्वर्ट होके नीचे आएगा, तो इसका मतलब सर्कुलर ऊपर आ जाएगा, सर्कुलर नीचे आ जाएगा, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, विच इज नथिंग बट दिस. बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है. मैं बहुत ज्यादा बार बार ही बोलता हूं इसी बात को कि इस स्किल को डेवलप करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होना चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का. वर्बल रीजनिंग इज गुड, यू नो, कि पढ़ के आप समझ आते हैं, समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग. और देख के आप लॉजिक लगाते हैं, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. कंप्लीट दिस सीरीज बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स. थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे लॉजिक आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ सके.
आप लोग भी सोचिए इतनी देर। इंटू 2+1 इंटू 3-1 इंटू 4, 4 6 16, 4 +1। सीक्वेंस समझ आ गई होगी आपको शायद। इंटू 5-1, 7 5 35 34, तो इट शुड बी 6+1 इंटू 6+1। अब देखिए डायरेक्टली अब या तो कैलकुलेट कर लो या फिर कॉमन सेंस यूज कर लो। जब आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौक 24, आखिर में 4 आया, और 4 में ये 1 ऐड करा तो आखिर में 5 आया। तो आपका वो आंसर है जिसमें आखिर में 5 है, और आखिर में 5 किस में है? इसमें। ये आंसर है। बट यदि चारों चॉइस के आखिर में 5 होता तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते, दैट वाज नॉट एन इशू। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हर बार हमें ये यूज करना है, बट हमें एडवांटेज लेना है चॉइसेस की वीकनेस का। यदि एक ही चॉइस के आखिर में 5 आ रहा है और मुझे इमीडिएटली दिखाई दे रहा है जब मैं 284 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आखिरी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो खाली, 6 इंटू 4 24, तो 24 का यूनिट डिजिट 4 हो गया, और ये +1 ऐड करना है, +1 यूनिट डिजिट 5 होगी। इट मींस मेरे आंसर की यूनिट डिजिट वुड बी 5। सो आंसर की यूनिट डिजिट वुड बी 5 एंड देयर इज जस्ट वन चॉइस इन विच द यूनिट डिजिट इज 5, सो आई मस्ट गो फॉर दैट आंसर ओनली। ठीक है, बट अदरवाइज आप पूरा भी कर सकते थे, दैट वाज नॉट एन इशू। ओके, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अनदर गुड टॉपिक। सबसे बढ़िया फायदा होता है PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में, और वही फायदा आपको मॉक्स में भी मिलता है जब हम मॉक्स आप लोगों को देते हैं। एडवांटेज ये है कि एट द सेम टाइम आप पूरा सिलेबस में अपनी टेस्टिंग करते हैं, और वो ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको होना है, क्योंकि एंट्रेंस में सारे क्वेश्चन आपको सेम टाइम पे आंसर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको आता कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप राइट टाइम पे कितना रिट्रीव कर पाते हैं, कितना आपको याद आ जाता है। आपको नॉलेज कितनी है वो मैटर नहीं करेगी, आप अपनी नॉलेज को कितना राइट टाइम पे इस्तेमाल कर पाएंगे वो मैटर करेगा। और वो जब आता है जब आपकी उन मॉक्स पे इनफ प्रैक्टिस, और मॉक भी वो जो स्पेशली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए लिखे हुए हैं। काफी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सेम मॉक्स से निमसेट एंड सीयूटी की तैयारी करते हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, यू नो। सीयूटी में जबकि सिलेबस सेम है बेशक, एंड निमसेट और सीयूटी का, दो अलग अलग एग्जाम्स, मतलब दोनों का टाइप अलग अलग, दोनों का पैटर्न अलग अलग, दोनों का स्टाइल अलग अलग। अब बहुत बड़ी रीजनिंग है, अब रीजनिंग में कौन सा पोर्शन निमसेट में आ रहा है, कौन सा सीयूटी में आ रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, यू नो। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। खाली ऐसे मत चलिएगा भेड़ चाल में कि सब जने जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, बट ट्राई टू डू इट स्मार्टली। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट का। a + b मींस a इज द डॉटर ऑफ b, बट बाद में समझेंगे, हमें इसकी बात करनी है, नीचे का बाद में देखेंगे। विल जस्ट लुक एट दिस लेटर, देखते हैं कि क्या मतलब है। p क्रॉस q, मैं यहां लिखना शुरू कर देता हूं। p क्रॉस q, क्रॉस का मतलब है a सन ऑफ b, इट मींस p इज सन ऑफ q। तो यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि p इज ए मेल, सन है ना मेल, तो डॉटर ऑफ s तो वैसे गलत हो गया। मुझे यहीं से दिख गया कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो इजी यार, सो इजी। स्टेटमेंट 2 तो गलत हो ही गई, तो स्टेटमेंट 2 गलत है मेरी, तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये गलत हो गई चॉइस, ये गलत हो गई चॉइस। और एक बार मैंने बताया था कि सपोज आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं सॉल्व, सपोज, ऐसी कोई गारंटी नहीं आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे, कितने भी आप तैयारी कर लें चाहें, बट सपोज आप 4 चॉइस में से 2 चॉइस एलिमिनेट कर पाते हैं, डेफिनेटली कि ये 2 तो हो ही नहीं सकती, और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब भी आप गेसिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप सही बैठेंगे, क्योंकि उस केस में 50% चांसेस हैं कि आप सही होंगे। बट यदि आप बिना किसी के एलिमिनेशन के 4 चॉइस में से गैसिंग मारते हैं तो दैट इज वाइल्ड गैसिंग, खाली 25% चांसेस हैं कि आपकी चॉइस सही होगी, और स्टैटिस्टिकल रिसर्च ने शो करा है कि उस केस में हमेशा नुकसान होता है। बट दे ऑलवेज एडवाइस, the researchers always advise that if you are able to eliminate some of the choices, at least 2, if you are able to eliminate 2 choices out of 4, then you may go for guessing if you are not able to solve the problem completely. Okay, तो उनका कहना ये रिसर्चर्स का कि यदि 4 में से आप 2 चॉइस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बची हुई 2 चॉइस में से आप गेसिंग कर सकते हैं यदि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये नहीं है कि फिर आप नेगेटिव मार्किंग के डर से छोड़ जाएंगे, बट हम तो कैसे सॉल्व कर ही लेंगे। हमने तो ये दिखाया कि एक छोटी सी चीज से हमें पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो अभी तक हमने आंसर लिया था p क्रॉस q का, अब हम ले रहे हैं q माइनस s। अब q माइनस s मीन्स व्हाट दिस माइनस is a is the wife of b, means q is wife of s, q is wife of s। तो इसका मतलब यहां से मुझे ये भी पता चल गया s is male, ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। अब यहां पे आप खुद देख लीजिए, you self realize p is son of q and q is wife of s,
इसका मतलब P S का भी बेटा है, P Q का बेटा है, मतलब Q P की मदर है और Q S की वाइफ है। इसका मतलब P S का बेटा है, इसका मतलब S P के फादर है। सो S इज फादर ऑफ P। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। सच एन इजी प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। सो यू मस्ट गो फॉर दिस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट दिस स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड 5 पॉसिबल कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन नॉर्मली निमसेट में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट CUET के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कई बार ये बताया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन लेते हैं कि CUET और निमसेट सेम है, और कोचिंग वालों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत है कि वो कह देते हैं सिलेबस सबका सेम है। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस लॉजिक का तो सिलेबस ही अनडिफाइंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन पैटर्न्स। लॉजिक मींस जस्ट अ रीजनिंग थॉट, ओके, कि किस तरह से आप चीजों को सोचते हैं या किस तरीके से चीजों को आप अटेम्प्ट करते हैं। और मैथ्स के पोर्शन में भी निमसेट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और जो CUT में टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफरेंट है। निमसेट में मैचिंग नहीं आती, CUT में आती है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों एग्जामिनेशंस में। सिलेबस सेम है, नो डाउट, ओके, बट खाली सिलेबस तो IIT मेंस और एडवांस्ड का भी सेम है, IIT का और निमसेट का भी सेम है, बट क्या स्टैंडर्ड और लेवल सेम है? सो प्रैक्टिकली चलिए और रियलिस्टिकली चलिए, लोगों को कहने पे मत चलिए, ओके। इट्स योर कैरियर विच शुड बी लाइक एंड यू कैन नॉट जस्ट रिस्क दैट। ढंग से सीखिए और अपनी एनालिसिस भी कीजिए ना। वाई टू डिपेंड ओनली ऑन अदर्स, ना मैं कह रहा हूँ मेरी क्यों मानना, दूसरा कह रहा है दूसरे क्यों मानना है। डू योर ओन एनालिसिस, यू आर क्वाइट लाइक यू मस्ट बी अराउंड यू if you are graduate or around to be graduate, you're around 20 years of age, so you can yourself analyze things. यहाँ करते हैं, given the following statement and 5 possible conclusions, all scientists working in America are talented, some Indian scientists are working in America. एक तो सबसे पहले important ये मानना चाहिए कि जब भी हम statement assertion, statement inference, statement assumptions वाले questions करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको उसी को कंसीडर करना है, अपनी नॉलेज उसमें नहीं लगानी है। मतलब अमेरिका आपके लिए एक सिंबल है, साइंटिस्ट आपके लिए एक सिंबल है, टैलेंटेड आपके लिए एक सिंबल है। आपको इस तरीके से देखना है। आपको ये नहीं सोचना कि ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, कि आप इसे ट्रू सेंस में ले लेंगे जो भी अमेरिका में साइंटिस्ट है वो टैलेंटेड है, या जो इंडिया में थोड़े से टैलेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए खाली सिंबल्स है। उन्हें एक लैंग्वेज दे दी जाती है जिससे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो कि वो जो जर्नल कॉमन सेंस है उसको भी अप्लाई करे। बट इस तरह के क्वेश्चंस में जर्नल नॉलेज या जर्नल कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करी जाती है। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को सही मानते हुए आंसर दिया जाता है, और अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करी जाती। यदि इससे रिलेटेड चीज कुछ लिखी हुई है तभी हम यहां पे उसे मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। जैसे उसने कहा ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका। तो मैंने कब कहा कि इंडियन नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड? मैंने तो कहीं नहीं कहा इस क्वेश्चन में, ओके। आई हैव नेवर सेड दैट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो इंडियन साइंटिस्ट है कोई भी टैलेंटेड नहीं है। ये तो ऑब्वियसली गलत है। Some Indian scientists are working in America, और everybody who is working in America, every scientist who is working in America is talented. इसका मतलब कम से कम वो इंडियन साइंटिस्ट तो टैलेंटेड हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इंडियन साइंटिस्ट टैलेंटेड नहीं है? मैं दोबारा से वार्न कर रहा हूं, खाली इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। इन्हें साइंटिस्ट को साइंटिस्ट मत मानिए, इंडियन को इंडियन मत मानिए, टैलेंटेड को टैलेंटेड मत मानिए। ये आपके लिए 3 सिंबल्स हैं, A, B and C, बस ऐसे सोचिएगा, ओके। नेक्स्ट, सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका। इंडियन साइंटिस्ट का मतलब है वो ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग करते हैं, बट यदि वो अमेरिका में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमेरिका माइग्रेट करके गए होंगे वो, तो ये तो सही होना ही है, ठीक है। और जो भी अमेरिका में माइग्रेट, जो भी अमेरिका में साइंटिस्ट है वो टैलेंटेड है, तो इसका मतलब कुछ टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट ने अमेरिका माइग्रेट कर लिया। ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर इंडियन, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया यहां पे, तो मैं उसे अज्यूम नहीं कर सकता। सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ऑब्वियसली सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका। ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, इट मींस सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ठीक है ना। सिलोजिज्म की तरह भी इसे कर सकते हैं, ऑल AR B, सम B R C, इस तरह से जो इन्फेरेंसेस मैंने एक लेक्चर में सिखा रखी हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। और UC और CUET में तो स्पेसिफिकली वो टॉपिक मेंशन्ड है पार्ट B में, जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट करता है। साइंटिस्ट वर्किंग इन इंडिया आर नॉट टैलेंटेड, नो, नथिंग इज बीइंग सेड अबाउट इट। आप केयरफुली एनालाइज कीजिए, ऊपर से इन्हें रिलेट कीजिए, आपको दिखेगा कि जो हम मार्क करा हमने टिक वो सही है और जो क्रॉस करा है वो ऑब्वियसली गलत है। आई एम अगेन सेइंग, अपनी तरफ से कोई इन्फ्रेंस नहीं करनी है, जो गिवन स्टेटमेंट है उन्हीं को यूज करना है। तो ऑब्वियसली कौन कौन से सही हो गई? B और D सही हो गई। B और D कंक्लूजन B and D ओनली आर करेक्ट। सेकंड चॉइस इज द सही, सेकंड चॉइस इज द राइट वन,
ओके, एंड आई होप यू आर कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज. आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हर तरह के स्टूडेंट को कैटर करने के लिए. मैं चाहता भी हूं कि आप दोनों लैंग्वेजेस में सीखें इन चीजों को. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्योंकि जितना मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन कि आपकी अपनी लैंग्वेज के साथ, आपकी लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा के साथ साथ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आपके लिए होना जरूरी है. इफ यू रियली वांट टू इम्प्रेस पीपल एंड इफ यू रियली वांट टू इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर और द पर्सन हु आर टेकिंग योर सर्विसेज. ओके, जरूरी है क्योंकि ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आप उससे हेजिटेट मत करिए. चीजों को हर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए. जो भी आपकी वीकनेस है उसे खत्म कीजिए. वीकनेस को हाइड मत कीजिए, वीकनेस को कैरी मत कीजिए. वीकनेस है तो हटाई जा सकती है. ओके, उसे कोशिश कीजिए वो हटे. और कॉम्प्लेक्सेस तो बिल्कुल नहीं रखने हैं लाइफ में. मिनिस्टर्स अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार्स. वो कहते हैं मिनिस्टर्स पब्लिक फंक्शंस में कार्स पे आते हैं. सबसे पहले वो कह रहे हैं पब्लिक फंक्शंस में वो आते हैं. तो पब्लिक फंक्शंस में वो आते हैं, इसका मतलब दे यूजुअली पार्टिसिपेट इन पब्लिक फंक्शंस. ये कह रहा ना, मिनिस्टर्स अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शंस, इसका मतलब दे पार्टिसिपेट इन द पब्लिक फंक्शंस. तो ये तो सही होना ही होना है. और कार में आते हैं. ऑल मिनिस्टर्स आर रिच. रिच वर्ड का ही स्टेटमेंट में यूज नहीं है ऊपर. आपको ये नहीं सोचना है कि रिच पे ही कार होती है. वैसे तो आजकल कार जो रिच नहीं है उन पे भी है. ओके, बट आपको उस तरह से रिलेट ही नहीं करना जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम में आपको बताया है. तो रिच वर्ड का ही मेरे क्वेश्चन में यूज नहीं है. मैं इसे गलत कर रहा हूं. मेरी स्टेटमेंट में रिच वर्ड यूज नहीं है. नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. मिनिस्टर्स हैव ऑफिशियल कार्स इन जनरल. तो जो मिनिस्टर पोजीशन है वो भी ऑफिशियल पोजीशन है. उसी ऑफिशियल पोजीशन से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पब्लिक फंक्शंस में, और वो कार्स में आ रहे हैं, तो इट मींस उन्हें ऑफिशियली वो कार्स में ली हुई हैं. तो मिनिस्टर्स हैव ऑफिशियल कार्स इन जनरल. ऑब्वियसली सही है. काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और काफी स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं. पिछले रिजल्ट्स के एनालिसिस ये बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करती है, क्योंकि जो हमारी जनरल थॉट है ना, वो हमारी मिक्स हो जाती है इन क्वेश्चंस के साथ. तो इसलिए आपको बार बार ही अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मुझे खाली वही इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो इस क्वेश्चन में गिवन है. मुझे अपने आप रिच का मतलब अमीर नहीं लेना है. मुझे अपने आप मतलब मुझे ये नहीं लेना है कि रिच पे कार है या कार है तो अमीर है. ठीक है ना, मिनिस्टर से तो हर हालत में अमीर होगा. ऐसे अब अपने आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होती. दैट इज नॉट अलाउड. आपको याद होगा सिलोजिज्म जो लोग पढ़ते हैं, कई बार हम वहां पे लिख देते हैं ऑल मैन वुमेन. कई बार हम ये लिख देते हैं, बट क्या ये स्टेटमेंट यदि हम लिटरली देखें तो क्या ये स्टेटमेंट लिटरली सही है? नहीं है सही. बट मेरे लिए मैन मैन नहीं है. लॉजिक हमें सिखाया ये जाता है कि मेरे लिए ये कोई सिंबल ए है और मेरे लिए ये एक सिंबल बी है. तो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं ऑल ए और बी. बट इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लिखा जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वर्ड का लिटरल मीनिंग वो यूज करने लग जाए, जो उसके आंसर को गलत करवा देगा. ठीक है ना. तो हैव टू बी वेरी, इसलिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं इसकी अपने यहाँ, कि हमें हर वो क्वेश्चन में एक्सपर्टीज चाहिए जिसमें औरों को कंफ्यूजन है. ठीक है, नेक्स्ट. तो आपने देखा ये चॉइस, ओनली रिच मिनिस्टर्स अराइव इन कार. बट मैं पहले ही बोल चुका सर कि रिचनेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही. ठीक है ना, रिचनेस की तो बात ही नहीं है. ये भी गलत हो गया. पर्सन्स विद कार कैन ओनली बी मिनिस्टर्स, ऐसा मुझे कहीं नहीं कहा गया. मुझे ये कहा गया है कि मिनिस्टर्स कार्स में आते हैं, बट मुझे ये कहीं नहीं कहा गया कि जिनके कार है वही मिनिस्टर्स है. तो आप देख लीजिए कौन कौन से सही है. विच टू आर राइट. सो बी इज राइट एंड सी इज राइट. सो ऑब्वियसली इट इज द थर्ड चॉइस. द थर्ड चॉइस इज द राइट चॉइस. अगेन ए गुड क्वेश्चन. नेवर बी कंफ्यूज्ड बाय सच क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ, इवन जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं एमसीए के बाद, तब भी इस तरह के अजम्पशंस, इन्फेरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको हमने एक इंस्ट्रक्शंस दी जिसके बेसिस पे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. कंपनी ने आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी, यू हैव टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर. यदि वो इंस्ट्रक्शंस और उसकी इन्फेरेंसेस ही आपको समझ में नहीं आई तो आप सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे? ठीक है ना. तो हर चीज का एक मीनिंग है. जितना मैथ्स काम आता है उससे बहुत ज्यादा गुना ये काम आता है आपके इस तरह की नॉलेज. तो इसको शार्पन करना है, इस स्किल्स को डेवलप करना है अपने अंदर. ओके, नेक्स्ट. पॉइंटिंग टुवर्ड a boy, a girl said. Pointing towards a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस में. या तो लैंग्वेज इन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगती है या वो रिलेशंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है कोडिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, और जैसे मैंने अभी पिछली वाली क्वेश्चन में भी कहा, यदि मैं उन्हें नहीं ढंग से समझ पाऊंगा, यदि मैं डिफरेंट रिलेशंस को नहीं एस्टेब्लिश कर पाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कैसे? जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जो 500वीं लाइन है उसे पहली लाइन के रिलेशन में आपको बनाना होता है. जो कोड लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, जो भी आप कोडिंग लाइन है आपकी,
तो यदि आप इन रिलेशंस को एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते तो आप कैसे कुछ ग्रो करेंगे सॉफ्टवेयर की फील्ड में। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस बनाया गया है। तो पर्सनली CUET को आई कंसीडर टू बी ए मोर मीनिंगफुल एंट्रेंस दैन निमसेट फॉर MCA एंट्रेंसेस। और पॉसिबल भी है कि ये दोनों एग्जाम्स मर्ज हो जाएं और अल्टीमेटली आपके NITs में भी एडमिशन हो सकता है, CUT के थ्रू होने लग जाए थोड़े टाइम में, बिकॉज इट्स अप्रोच इज बेटर, इट्स पेपर इज बेटर। ओके, वो उन रियल एस्पेक्ट्स को टेस्ट कर रहा है जो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में होना चाहिए। निमसेट में हर मैथ्स के क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा है, जबकि उतना मैथमेटिक्स आपके कंप्यूटर्स में यूज नहीं होगा। ओके, दोस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दोस थिंग्स, वो आपको हेल्प करता है थोड़ा विजुअलाइजेशन करने का, बट नॉन वर्बल रीजनिंग से विजुअलाइजेशन स्किल्स ज्यादा आपकी डेवलप होती हैं। चलिए अब देखते हैं इसे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, तो फिर देखते हैं ऐसे कई अप्रोचेस से जैसे हम करते रहे इस तरह के क्वेश्चंस को। Pointing towards a boy, girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. Okay, यहां से देखना शुरू करते हैं। सिंपल में पहले देखते हैं फादर ऑफ माई अंकल, मतलब मेरे ग्रैंडफादर, उनकी बेटी मतलब मेरे मदर की जनरेशन, तो ये ग्रैंडफादर की जनरेशन हो गई, ये अंकल एंड मदर की जनरेशन हो गई। यही मतलब हुआ ना, जो अंकल के फादर वो मदर के फादर, और इनका सन ऑफ द डॉटर, ये वाली जनरेशन हो गई। और ये इसकी भी मदर है और ये मेरी भी मदर है, तो यहां पे ये गर्ल हो गई इस जनरेशन में। ये डायरेक्ट अप्रोच है, लॉजिकल, बिना रिलेशंस को बहुत ज्यादा समझे। मैं खाली देख रहा हूं कौन किस जनरेशन में है, कि क्या गर्ल एंड बॉय सेम जनरेशन में या डिफरेंट जनरेशंस में। जैसे मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले भी करी हैं ब्लड रिलेशंस पे, तो मेरे लिए जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मेरी प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है। मेरे अंकल के वगैरह गर्ल के अंकल के फादर मतलब गर्ल के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर मतलब गर्ल की मदर या आंट, उनका सन मतलब गर्ल की जनरेशन में, और जो भी गर्ल की जनरेशन में है ये सन, जो भी गर्ल की जनरेशन में है, ना वो अंकल हो सकता, ना वो सन इन लॉ हो सकता, ना वो नेफ्यू हो सकता, तो ऑब्वियसली चॉइस क्या बचेगी? ब्रदर। इट वाज सो इजी, यू नो। आपने पूरी डायग्राम नहीं बनाई, जरूरत ही नहीं होती इनफैक्ट डायग्राम्स बनाने की, और यही तो टेस्टिंग होती है कि आप कितनी जल्दी स्मार्टली क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप डीप डिग करने की कोशिश करेंगे ना, जितना ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उतना कंफ्यूजन आपका बढ़ता है इस तरह के क्वेश्चंस को, जब एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में आप उसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो आपको उस एग्जामिनेशन में खाली क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना है, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे स्टूडेंट्स को बताना कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इन एग्जामिनेशंस। ओके, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यदि स्ट्रेस को आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हर हालत में कम होगी, खराब होगी। और यहां तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एक मार्क आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड लर्न। चलिए वापस यहां पे आते हैं। बट सपोज कोई कहता नहीं मुझे तो प्रॉपरली करना है इसे, आई वांट टू डू इट प्रॉपरली। इस तरीके से तो हमने समझा ही दिया कि गर्ल एंड बॉय की जनरेशन सेम है, और यदि सेम है तो ना वो अंकल हो सकता, ना वो सन इन, अंकल हो गया एक जनरेशन ऊपर, सन इन लॉ हो गया एक जनरेशन नीचे, नेफ्यू हो गया एक जनरेशन नीचे, तो ऑब्वियसली ओनली चॉइस लेफ्ट इज ब्रदर। बट यदि हम ढंग से देखना, वैसे प्रॉपर तरीके से देखना चाहें जैसे कि ट्रेडिशनली करा जाता है, फादर ऑफ माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल, माई अंकल मतलब गर्ल्स अंकल, मैं इधर लिख देता हूं गर्ल्स अंकल, गर्ल्स अंकल, और गर्ल्स अंकल के फादर हो गए गर्ल्स ग्रैंडफादर, गर्ल्स ग्रैंडफादर की डॉटर क्या हो गई? गर्ल्स मदर, और आंट, आंटी भी हो सकती है। और गर्ल्स मदर का सन क्या हो गया? गर्ल्स ब्रदर या कजन। ये हो गया प्रॉपर मेथड, ठीक है ना, गर्ल का ब्रदर और कजन। बट यहां कजन चॉइस है नहीं, सो आई विल मोस्ट लाइकली गो फॉर ब्रदर। बट यदि ब्रदर और कजन दोनों चॉइस होती तो मैं कजन के लिए जाता, दैट वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट। मोर एप्रोप्रिएट मींस जिसकी सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीट नहीं है। जब वो कह रहा है ये डॉटर एंड डॉटर का सन है, बट उसने ये नहीं कहा कि उन फादर की एक ही डॉटर है, उसने तो नहीं कहा ना कि जो फादर है अंकल के उनके एक ही डॉटर है। यदि एक ही डॉटर होती तब तो ये ब्रदर हो जाता, बट एक से ज्यादा डॉटर भी हो सकती हैं, तो गर्ल्स की आंटी भी हो सकती थी वो, और आंटी का बेटा भाई तो है बट कजन ब्रदर है। समझ आ गया? आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ओके,
and you must be enjoying all this, not just enjoying but learning, and learning, not just learning but learning smartly. Okay, next question. A plus B means A is the mother of B. और इन ट्रिक्स को ना आप सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 साल से सैनमैक्स, 30 years back I started with this institution सैनमैक्स इंडिया. ओके, बिकॉज दिस वॉज माई पैशन. अदरवाइज उस समय कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में PhDs तो गिने चिन्ह होते थे. बट उसी जब से इतनी सारी स्किल्स हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, और इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हजारों में स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं की पोजीशंस पे सैनमैक्स के, जो सैनमैक्स से पढ़े हुए हैं, देर ऑक्यूपाइंग की पोजीशंस इन वेरियस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, यू नो, एंड यू कैन बी वन ऑफ दोस. तो आपको करनी है वो मेहनत, वो कोशिश करनी है. ओके, और औरों से बेटर बनना है, बार बार ही मैं ये कह रहा हूँ. ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी. चलिए देखते हैं क्या है. पूरी स्टेटमेंट में नहीं पढ़ रहा, वो पूछ क्या रहा है, शो दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q वगैरह. इनमें से कौन सा कहता है कि P Q का मैटरनल अंकल है? P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q. तो इसका मतलब शुरू P से होना चाहिए सिंबल, और खत्म Q पे होना चाहिए, क्योंकि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q. तो जो P से शुरू नहीं हो रहा वो तो वैसे मेरे लिए खत्म है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैंने एलिमिनेशन कर दिया. एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस, यू नो, इतना इंटेलिजेंट मेथड है यार, इतना स्मार्ट मेथड है कि वी सेव लॉट ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशंस. और नॉट जस्ट इन लॉजिक, आई डू दैट इन मैथमेटिक्स आल्सो. व्हेन यू विल सी माय लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, यू विल फाइंड मेनी शॉर्टकट्स, यू नो, कि हाउ कैन वी डायरेक्टली आंसर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेक्टर्स. वेक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन निमसेट मैथमेटिक्स का. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, वही विजुअलाइजेशन की वजह से, बिकॉज इट इज समथिंग विच कैन बी यूजफुल लेटर. It develops your analytical skills also. Okay, चलिए वापस यहाँ आते हैं. तो हमने देखा दो चॉइस तो खत्म हो गई यार. P is the maternal uncle of Q. अब इनमें दोनों P से शुरू हो रही हैं, दोनों Q से खत्म हो रही हैं. एक में यहाँ पे प्लस है, एक में यहाँ पे माइनस है. प्लस का मतलब है मदर, मदर का मतलब है फीमेल, बट अंकल हैज टू बी ए मेल. तो ये वाला तो सही हो नहीं सकता. तो दिस इज द आंसर. देखिए बिना सॉल्व करे हमें पता है आंसर क्या है सही, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू. ये खाली प्रैक्टिस करने से नहीं आता. जब तक आप चीजों को सोचेंगे नहीं, जब तक इस तरीके से चीजें आपको सिखाई नहीं जाएंगी, यू कैन नेवर डू इन दिस वे. बट दिस इज द राइट वे ऑफ टैकलिंग विद सच सिचुएशंस. चॉइसेस देने का पर्पस ही क्या है? यू एलिमिनेट इट. इन अदर वर्ड्स, यू डीबग इट. जो जिसमें बग्स है, जिनमें एरर्स है, उन्हें हटाओ. जो बच जाएगा वो डीबग्ड है, वो करेक्टेड है. आई होप सबको समझ आ गया. P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q. P से शुरू करना है, Q पे खत्म करना है. पहली चॉइस खत्म, चौथी चॉइस खत्म. अब अंकल का मतलब मेल, आदमी होना चाहिए, और प्लस बता रहा है फीमेल, मदर, फीमेल. तो इसका मतलब प्लस सिंबल तो आ नहीं सकता. जैसे प्लस आया तो P इज मदर ऑफ S. P इज मदर ऑफ S. और यदि P मदर हो गई तो अंकल कैसे होगी? तो दिस चॉइस गोस, दिस इज द राइट आंसर. और फिर भी आपका मन ना माने तो आप निकाल के देख लीजिएगा. P माइनस M मीन्स जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं इसे, जस्ट टू reconfirm the things. Okay, although it was not at all needed. P minus M, P is brother of M. Normally स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, बट जरूरत नहीं है. सैनमैक्स के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते हैं. They try to do it directly. Okay. P minus M, P is brother of M. मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको ही कंफर्म कर रहा हूं. M plus N, plus symbol stands for M is mother of N. M is mother of N. इसको अलग कर देते हैं जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो स्क्रिप्ट लेते हुए, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. जो भी क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, जो भी आंसर करे जा रहे हैं, आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इस लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको ये सारे स्क्रिप्ट दे दी जाएगी PDF में. फिर आप स्क्रिप्ट के साथ साथ भी वीडियो को सुन सकते हैं, अदरवाइज स्क्रिप्ट से भी रिवीजन कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में वो जो मैं बोल रहा हूं वो तो नहीं दिखेगा, बट लिखा हुआ दिख जाएगा. ओके, M इज मदर ऑफ N. और फिर आ जाता है N क्रॉस Q. अब देखिए कितना टाइम सेव हो गया जो मैंने डायरेक्टली करा था और जो मैं लिख लिख के कर रहा हूं. इट टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम. A क्रॉस B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, सो N इज सिस्टर ऑफ Q. ये हमने थर्ड चॉइस को इस तरीके से लिखा. P इज ब्रदर ऑफ M, M इज मदर ऑफ N, N इज सिस्टर ऑफ Q. तो इसका मतलब M Q की भी सिस्टर है
और P M का ब्रदर है, तो P M का ब्रदर है और M Q की भी मदर है, इसका मतलब P Q का मामा है। P की सिस्टर M, M की बेटी Q। क्लियर हो गया? तो N इज दी सिस्टर ऑफ Q, तो N Q की सिस्टर है, M N की मदर है, तो M Q की भी मदर है, और P M का ब्रदर है, तो इसका मतलब Q की मदर M है, उसका भाई P है, इसका मतलब P Q का मामा है, इसका मतलब P इज दी मैटरनल अंकल ऑफ Q। बट क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने का यार? वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। आई होप नाउ यू नो हाउ टू अप्लाई सच ट्रिक्स। नेक्स्ट वन, if Z is 52 and ACT is 48, then RAT will be equal to what? Another good questions. कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं आप इसे, या प्रॉब्लम्स यूजिंग अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। उस पर एक बहुत अच्छा लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने पोजीशंस को मेमोराइज करना सिखाया है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे T20 हम लोग देखते हैं, T20 टेस्ट होता है, तो T इज 20th लेटर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके से मैंने बताया, T इज 20th, टोटल 26 होते हैं, M इज 13th, मिडवे इज 13th। एक मैंने और भी रूल बताया, हर पांचवे को याद रखना, इजॉटी। ये सब मैं बता चुका हूं अपने और लेक्चर्स में। इजॉटी 5, 10, 15, 20, 25, तो बीच बीच में आपको यदि पता है तो आप याद रख ही सकते हैं। I9 आप देख सकते होंगे, ABCDEFGHI। कैसे I बनाया? ये I इस तरह से भी लिखा जाता है और 9 इस तरह से भी लिखा जाता है, तो आप देखिए दोनों मिलते हुए हैं ना, तो I is 9। So you may watch my lecture on this problems using alphabets. It's something very important, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मेमोराइज करना होता है। बट अभी तो चलिए इसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरह। Z होता है 26th लेटर अल्फाबेट में, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, आपके आ गए 52। आप इस तरीके से सोच रहे हैं, ओके, मे बी दिस इज द लॉजिक। अब इसी को एक्ट पे लगा के देखते हैं। ACT, A कौन सा लेटर है? फर्स्ट है, C कौन से? थर्ड है, T कौन से? 20th है, अभी अभी बताया। आपने इन तीनों को ऐड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर की तरह, तो 20 और जो 24 और 2 48, 48, यस इट इज 48। और आई होप इतने सारे मेरे लेक्चर्स के बाद तो आपको बहुत क्लियर होगा, लॉजिक के 3 स्टेप्स होते हैं, पहले एस्टेब्लिश करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो ये हमने एस्टेब्लिश करा, हमने सोचा, यहां हमने वेरीफाई करा कि जो हमने सोचा वो सही है। अब हम इसे रैट पे अप्लाई कर देंगे। सो हाउ विल आई अप्लाई दिस ऑन रैट? आप खुद देख लीजिए। T यदि 20th है तो R 18th हो जाएगा, RST, A फर्स्ट हो जाएगा, T 20th हो जाएगा। तीनों को ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20, और मतलब लाइक ये अंदर का हो गया 39 इंटू 2 58। तो अब ये देखिए 20 और 20 40 होता, बट ये 39 हुआ, 39 इंटू 2 हो गया, 40 दूनी 80 होता, बट ये 78 हो गया। मतलब डायरेक्टली आपने कैलकुलेशंस कर ली बिना किसी प्रॉब्लम के। आप ये मानते ना, यदि आपको ऐसे नहीं करना, वैसे तो इट वाज सो इजी, बट अदरवाइज 18 और 1 19 है, आपने एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया 20, 20 प्लस 20 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते 80, बट आपने एक अपनी तरफ से ऐड करा था तो आपने माइनस कर दिया उनमें से ये 2, तो 78 आपका। There are equations that have become wrong due to the incorrect order of signs. From the 4 alternatives given below, find out the correct order of signs in this equation so that the equation becomes right. Basically जो सिंबल यूज हो रहा है ना, डिवीजन का, इक्वालिटी का एंड माइनस का, आपको देखना है कि अब ये इन सिंबल्स में तो ये सही है नहीं, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। वो कह रहे हैं इन सिंबल्स को किन से चेंज करें जिससे ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। अगेन 1 बाय 1 आप पुट करते रहिए, या जैसे अभी तक आपको सिखाया गया है कि आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो भी इक्वेशन है उसमें इक्वालिटी का सिंबल आना जरूर है। आप यदि इन 3 सिंबल की जगह ये 3 सिंबल यूज करते हैं तो इक्वालिटी का तो सिंबल आया ही नहीं, तो ये इक्वेशन कैसे रहेगी? ये इक्वेशन कैसे रहेगी? 4 में से 2 चॉइसेस खत्म। हर जगह हमने इसी तरह की अप्रोच अडॉप्ट करी है, नॉट ओनली इन लॉजिक बट ऑल्सो इन मैथमेटिक्स। ओके, आप खुद सोचिए ना, वो कह रहा है ये इक्वेशन है, इक्वेशन इज समथिंग इन विच यू हैव टू यूज द सिंबल इक्वालिटी। इक्वेशन तो इक्वालिटी की वजह से बनी ना, इक्वेशन बिकॉज इट इज यूजिंग इक्वालिटी, बट इक्वालिटी को रिप्लेस कर रहा क्रॉस से, इक्वालिटी को रिप्लेस कर रहा माइनस से। जब इक्वालिटी है ही नहीं तो इक्वेशन कैसे होगी? अब इन दोनों में से देख लेते हैं,
खाली एलिमिनेशन टेक्निक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू नो, बट हम सॉल्व कर लेंगे सीखने के लिए, बट एग्जामिनेशन में इट इज नॉट नीडेड। एक तो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रफ पेपर इतना मिलता नहीं, और कितना सॉल्व करेंगे, बार बार स्क्रीन पे देखना, नीचे लिख के काम करना। तो अप्रोच ये डेवलप करनी है कि आप स्क्रीन पे ही दिमाग में चीजों को सॉल्व कर लें, और वो जब भी पॉसिबल है जब आपकी कॉमन सेंस स्ट्रांग हो, आपकी थिंकिंग स्ट्रांग हो, आपका लॉजिक स्ट्रांग है। वही स्किल्स हम कोशिश कर रहे हैं आप में डेवलप करने की। थर्ड वाले को देखते हैं, वो कह रहा है यहां पे इक्वालिटी डाल लो। यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, 8 इक्वल टू 9 प्लस, इसकी जो इक्वल आया, इक्वालिटी की जगह प्लस आ गया, और यहां माइनस आ गया, माइनस को माइनस रख रहा है, ठीक है ना। तो अब खुद देखिए क्या ये पॉसिबल है? ये राइट हैंड साइड तो नेगेटिव है बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, दिस कैन नॉट बी द आंसर, सो ये भी इक्वेशन गलत है। तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी द आंसर, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में हैबिट होती है कि वो रिकन्फर्म करते हैं आंसर्स को, उनका आंसर आ गया बट कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दोबारा से कैलकुलेशंस करते हैं उसको रिकन्फर्म करने के लिए। नेवर डू दैट इन एग्जामिनेशंस, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आप पे टाइम कम होता है, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू। बार बार ही चेक करना आपकी वीकनेस को शो करता है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक, आपको वीक होना भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि ओके सही हो गया, बट फिर भी क्योंकि आप सीख रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो हम करके देख लेते हैं क्या ये वाकई में सही है, कंफर्म है एग्जामिनेशन में सही है, क्योंकि पहली 3 चॉइस लॉजिकली गलत है तो सही तो होना ही है, बट फिर भी हम पुट करके देख लेते हैं। क्रॉस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 81। आप खुद देख लीजिए, 9 × 72 प्लस 9 दैट इज 81, दैट इज द सेम वन। तो दिक्कत ही क्या थी इसमें? पर जरूरत नहीं थी। व्हाट आई एम सजेस्टिंग, क्या जरूरत है हमें रिकन्फर्म करने की बार बार ही चीजों को? ओके, कॉन्फिडेंस तो मैटर करता है। ऐसे तो कल को आप सॉफ्टवेयर लिखने लग जाएंगे तो आप बार बार अपने स्टेप्स ही चेक करते रहेंगे, एल्गोरिथम्स लिखेंगे आप बार बार अपने स्टेप्स ही चेक करते रहेंगे, दैट्स नॉट वायबल, यू नो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली वायबल। क्लियर हो गया? और इसमें भी हम सब ने यूज करा है बॉडमास रूल, आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुका हूं बॉडमास रूल। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में आपको ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसे करा परफॉर्म, और फिर जो मिला उसमें ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। सो दैट फिनिशेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट वन। These are all actual questions। तो आप देखिए, यदि आप इन्हें कंफर्टेबली कर पा रहे हैं और इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यदि आप इन टेक्निक्स को यूज कर पाते हैं 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स में भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली 100% में कर पाएंगे, यदि आप 40% में भी कर पाते हैं, देन यू विल हैव मच बेटर चांसेस देन अदर्स, बिकॉज योर टेक्निक्स आर बेटर देन अदर्स, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस स्मार्टली। ओके, हर चीज को सॉल्व नहीं करना है, कोशिश करनी है कि दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हो, हाथ कम इस्तेमाल हो। ओके, आ जाते हैं। प्लस मीन्स स्टार, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, अगेन सिंबल है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो हमें गिवन है 4 + 11/5 - 55। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार सिंबल्स की रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। 4 तो 4 रह गई, ओके। प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 11/5 मीन्स 11 - 5, और माइनस मीन्स +55। अगेन बॉडमास रूल अप्लाई होगा, जैसे भी बताया गया था, पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में बॉडमास रूल बता रखा है। बॉडमास रूल आप अप्लाई कीजिए, बट एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, तो ये हो गया 44 - 5 + 55, so that is 94, and 94 is not among my choices, so answer has to be none of these। क्लियर है ना? बट अदरवाइज भी हम देख सकते थे, एलिमिनेशन में थोड़ा सा हेल्प ले सकते थे। यदि मैं खाली इसको ही ऑब्जर्व करता हूं, इफ आई जस्ट लुक एट दिस, इफ आई जस्ट लुक एट दिस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी है, नेगेटिव छोटी है, तो जो अल्टीमेट आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सो ऑब्वियस, ओके, अल्टीमेट आउटपुट पॉजिटिव आएगी। और फिर अब खाली यूनिट डिजिट ही देख लेते हैं, यदि 5 और 5 0 -4, तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, इसका 79 है, ये भी गलत। तो बाय एलिमिनेशन ऑल्सो आई नो द आंसर इज नन ऑफ दिस। मुझे डेफिनेट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ही और शी जस्ट वांट्स टू नो वेदर आई एम एबल टू आंसर इट करेक्टली एंड डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंप्लीफिकेशन। ओके, आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं आप देखेंगे हर तरह का क्वांट लॉजिक एंड स्किल्स यूज हो रही हैं। मतलब इतनी वैरायटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे साल जितना भी पढ़िए, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मॉक्स को अटेम्प्ट करना। ऐसे नहीं कि कोई भी मॉक्स कहीं भी आपको नेट पे मिल गया, आप उसको सॉल्व करने लग गए। एवरी आवर और एवरी मिनट और एवरी सेकेंड यू स्पैन, बेसिकली आप उसी टाइम में से निकाल के कर रहे हैं जो आपको यूज करना है, जो आपका मीनिंगफुल टाइम है, यूजफुल टाइम है। ओके, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको मिल रहा है आप उसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। कोई भी आपको पेपर दे देता है आप करने लग जाते हैं। इफ यू फील सेटिस्फाइड, यदि आपको लगता है सचमुच उससे फायदा है, देन ओनली डू दिस। सो टेक योर गट फीलिंग, टेक यूज योर कॉमन सेंसेस। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया, क्योंकि नेट है, सब कुछ मिलता है इंटरनेट पे। ओके, एनीथिंग यू कैन हैव विदाउट नोइंग इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रॉपर मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे मॉक्स जिससे एग्जाम में जाके आपको कम से कम 70% पेपर तो ऐसे लगे कि आप पहले से करके आए हुए हैं घर से। उन मॉक्स का बेनिफिट है, हर कुछ रिवाइज करने का बेनिफिट नहीं है। ओके, बहुत सारी चीजें कोचिंग में आपको पढ़ा दी जाती हैं जो एक्स्ट्रा है, जिनका कोई यूज ही नहीं है। और जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो डायरेक्ट कॉमन सेंस से आंसर्स आते हैं, वो नॉर्मली आपको नहीं पता होते। तो बेनिफिट क्या है उस चीज का कि आपने सारे साल रटा, सारे साल आपने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करी, और एक सिंपल सा कॉमन सेंस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो वो ही वीकनेस खत्म करनी है, वही अप्रोच डेवलप करनी है। And rest assured, you are all my students, whether you join SANMAX or not, but you are all my students, and I am very much interested that you should be successful. Okay, तो और कोशिश करते हैं कुछ और सिखाने की आपको, और इस तरह सिखाते रहेंगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। और सेलेक्ट तो आपको होना ही है, ये अप्रोच दिमाग में रखनी है। आपको कभी नहीं कहना है कि आई विल ट्राई टू बी सेलेक्टेड। नो, यू हैव टू बी सेलेक्टेड, बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड है वही आपको सिलेक्शन देता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो आपकी मेंटल स्टेट है वो आपको सपोर्ट देती है एक्स्ट्रा। अब वो मेंटल स्टेट पॉजिटिव है तो आपको सपोर्ट मिल रही है, और यदि वो मेंटल स्टेट नेगेटिव है, यदि आप डिप्रेशन में, आप कंफ्यूजन में, आप स्ट्रेस में हैं, तो वही आपको डेट्रीमेंट करती है, मतलब आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाती है, आपकी परफॉर्मेंस को खराब करती है। तो कोशिश करनी है कि नॉलेज तो बढ़ाएं, सब्जेक्ट तो सीखें, पर साथ में उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। टेस्ट टेकिंग स्किल्स प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए कि किस तरह से एंट्रेंस लेना है, जिससे, बिकॉज यू नेवर गेट ए सेकंड चांस मिलेगा नेक्स्ट ईयर। गैप ऑफ 1 ईयर एंड 1 ईयर मैटर्स अ लॉट। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1 साल का अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, यदि गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाता है तो टेक योर चांसेस, बट व्हाई नॉट दिस ईयर इटसेल्फ, क्यों ना इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट करना पड़ा तो दोबारा कर लेंगे, बट व्हाई नॉट दिस। सो दिस शुड बी योर ऑल आउट एफर्ट, जितना भी बड़ा एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, जस्ट डू दैट। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, इट इज सिंप्लीफिकेशन। आप खुद देखिए 5 के ऊपर पावर है, तो मैं इस सारे को 5 की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करूंगा। जब भी तो दो साइड कंपेयर हो सकती है ना, आप सबको पता होगा इफ ax इज ay देन इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। ठीक है ना, इस तरह की तो अप्रोच होती है हमेशा। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे पावर 5 की है, तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा। 25 को मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया, बाहर 7.5 है, इंटू 5 तो 5 है ही, बाहर 2.5 है, डिवाइड हो गया यहाँ पे। 125 इज 5 क्यूब, बाहर 1.5 है। तो ये कितना हो गया आपका? आप यदि देखें तो 5 की पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5, सिंपल है, यू ऑल नो अबाउट दिस। आपको पता ही है यदि हम पे हो ax अपॉन ay, देन इट इज नथिंग बट a रेज टू x माइनस वाई। इट इज नथिंग बट a रेज टू x माइनस वाई। ठीक है ना, सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट अगेन सॉल्व तो करनी है, बट कितने टाइम में सॉल्व करनी है, दैट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि आप लोग इसकी स्क्रिप्ट भी लेते हैं, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आपको समझ तो आ ही रहा है, बट बाद में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंटेड स्क्रिप्ट की, कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बोल तो रहा ही हूँ, वो तो आपको समझ आ ही रहा है, बट जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो पीडीएफ में अवेलेबल होती है। यदि आप लेक्चर के नीचे एक लिंक है उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसलिए मैं बीच बीच में जो वर्ड थोड़े मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं, उन्हें करेक्ट करता रहता हूँ, जिससे जब प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिले तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ। ओके, खाली लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, तो आप खुद देख लीजिए कितना कितना होगा। तो ये हो गया 5 रेज टू 17.5 माइनस 4.5, एंड व्हाट इज दैट, 5 रेज टू 13, 5 रेज टू 13, बट व्हाट इज माई राइट हैंड साइड, शुड बी 5x। ये है मेरी राइट हैंड साइड, और जब दोनों साइड्स को मैंने इक्वेट करा,
my x comes out to be 13. So easy. So my x comes out to be 13. Another very good example can easily be done in hardly 10 to 15 seconds. Okay, next problem. Given below are two statements. Again statement and assertion and reasons. बहुत बारी मैंने बताया CUT की स्पेशलिटी है ये स्टेटमेंट, असर्शंस, रीजंस, और वो ही हमें चाहिए बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए कि हमें स्टेटमेंट्स को समझना चाहिए, समझना आना चाहिए, उन स्टेटमेंट से हमें प्रॉपर इन्फरेंसेस करने आने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इन्फरेंस के पीछे का रीजन क्या है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का एक डेफिनेट पर्पस है कि वो स्किल्स आपकी चेक करी जा रही हैं जो बेसिकली आपको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करती हैं। उन्हीं स्किल्स को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस देम थॉरली, ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। ओके, assertion in a class of 40 students, 22 drinks Sprite and 10 drink Sprite but not Pepsi, then the number of students who drink both Sprite and Pepsi is 15. एक assertion और reason दिया, तो पहले reason को देख लेते हैं। For any two finite set A and B, तो मैं यहां बनाता हूं A ये रहा, B ये रहा, वेन डायग्राम है। सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी और आप मेरा भी देख सकते हैं सेट थ्योरी पे, आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे सेट थ्योरी। यहाँ पे A और ये B, मैं पहले रीजन को कंसिडर कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ए, एन स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी। ये पोर्शन होता है, इतना पोर्शन जो होता है ना, इसे हम कहते हैं ए माइनस बी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए माइनस बी। आई यूज डिफरेंट पेन सो दैट you can know what I am saying. This is A minus B, this portion. Okay, and this portion is जो बीच वाला portion, I hope you all know about it. Okay, this is A intersection B, common portion. तो आप खुद देखिए, यदि आपको A का ऑर्डर चाहिए तो A का ऑर्डर यहां से यहां तक होगा, और ये किससे बना, this plus this. तो ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ऑब्वियस, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन तो सही है, ये कंफर्म है। अब एक बारी असर्शन और देख लेते हैं। सबको क्लियर है ना? ये पूरा ए है, दो पार्ट से मिलके बना ए माइनस बी। ए माइनस बी को ओनली ए बी कह सकते हैं। जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो काफी बारी क्वेश्चन आता है जब हम इसे ओनली ए कहते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ए एज वेल एज बी, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं या ए एंड बी भी कहते हैं। ठीक हो गया यहां तक? तो इन दोनों से मिलके ए बना है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आ जाते हैं हम असर्शन पे। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 22 ड्रिंक स्प्राइट, तो यहां पे स्प्राइट एंड पेप्सी बना लेते हैं। फिर एस फॉर स्प्राइट, पी फॉर पेप्सी। फिर देखते हैं कि बिना ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करे हम कैसे डायरेक्टली कर पाएंगे इसे। वो कहता है 22 लोग करते हैं स्प्राइट पीते हैं और 10 स्प्राइट तो पीते हैं पर पेप्सी नहीं पीते। स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते, तो इसका मतलब ये वाले लोग हैं 10, ये लोग हैं 10 लोग हैं जो स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते, ओनली स्प्राइट। और 22 लोग हैं जो स्प्राइट पीते हैं, मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन, मतलब 10 प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 22। ऑब्वियस है ना, ये है ओनली स्प्राइट और ये है स्प्राइट प्लस पेप्सी, और ये सारा का सारा क्या गया, टोटल स्प्राइट, और टोटल स्प्राइट वाले कितने हैं 22। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 12। यहां मेरा आ रहा है 12, बट ये मुझे कितना दे रहा है 15, सो ऑब्वियसली रॉन्ग, गलत दे रहा है, कैलकुलेशन गलत है उसकी। समझ आ गया व्हाट आई एम सेइंग? ये है ओनली स्प्राइट, 10 लोग स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते। 22 लोग ये कह रहा है स्प्राइट पीते हैं, मतलब वो इनमें वो भी हैं जो खाली स्प्राइट पीते हैं और वो भी हैं जो स्प्राइट और पेप्सी पीते हैं। तो 22 में से 10 माइनस करा तो 12 लोग वो हुए जो स्प्राइट एंड पेप्सी दोनों पीते हैं, बट ये कह रहा है कि स्प्राइट एंड पेप्सी दोनों पीने वाले लोग, तो गलत तो हो ही गया। तो इट मींस आर इज राइट। तो यहां पे देखते हैं क्या होगा, आर इज राइट, A is wrong, so A is not correct but R is correct. So last choice is the right choice. तो आपने देखा सेट थ्योरी को भी लॉजिक की तरह यूज कर लिया गया स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजनिंग में। ठीक है, अब यदि इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे 12 दे देता ना, सपोज इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते और इस क्वेश्चन में यहाँ पे 12 आ जाता, तब हम ले लेते कि दोनों सही है एंड R is the right reason of A, तब हम ले सकते थे। बट उसमें भी एक बेसिक लेकुना है, हमें उसमें कहना पड़ता कि जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो स्प्राइट एंड पेप्सी में से एक ना एक चीज जरूर पिएंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग इन दोनों में से कुछ ना पीते हो, तो उस केस में हम यूनियन को 40 नहीं लेते।
बट ऐसा करते हैं उसे यहाँ नहीं डिस्कस करते, सेट थ्योरी में उसका डिस्कशन आप देख सकते हैं और जब डिटेल में जाके, क्योंकि वो कंफ्यूजन यहाँ नहीं चाहिए मुझे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नॉर्मली हम जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं एग्जामिनेशन में आंसर करने को या कंसिडर करने को, और उसी का एडवांटेज एग्जामिनर उठाता है। तो आपको बचाना है, अपने आप को बचाना है कि वो मिस्टेक्स आप ना करें जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है, बिकॉज यू हैव नॉट टू बी नॉर्मल, मीन्स यू हैव नॉट टू बी एन ऑर्डिनरी वन, यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। ओके, सो कीप वर्किंग स्मार्टली, keep working smartly. I always use word smart, smartly. Smart is much better than hard work. Smart work is much better than hard work. Now let us do this last example. Very ordinary questions. We know that tan square 90 minus theta is cot square theta. Sin square 90 minus theta means cos square theta. Cosecant square 90 minus theta means sec square theta. And cot square 90 minus theta means tan square theta. अब लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई कर लीजिए, और लॉ के नाम नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब हम सब जानते हैं मेरे ख्याल से, यदि a प्लस बी इंटू सी है देन इट इज ए सी प्लस बी सी। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत साधारण इंग्लिश वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करा है आपने। ऑल दो इसे लिखे बिना भी काम चल सकता था, बट अगेन द पर्पस इज होलिस्टिक लर्निंग, कि आपको जैसे आप गूगल में सर्च मारते हैं, आपने एक स्ट्रिंग डाला, एक वर्ड डाला, तो उससे रिलेटेड सारी सर्च वहां पे आती है। दैट इज व्हाट वी ट्राई टू एस्टैब्लिश इन सैनमैक्स आल्सो, कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई चीज रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, देन व्हाई नॉट टू रिवाइज इट एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। ओके, तो अब यहां देख लेते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो आप खुद देख लीजिए, कॉट, तो ये मैं लिखूं क्या सर? चलिए लिख लेते हैं। सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में सब कुछ लिखने की, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, जिससे जो लोग ये स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करेंगे उनको कंफ्यूजन ना हो बाद में कि क्या करें। अब सबको पता है ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो आप पे क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला। This is equal to nothing but 1. This is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is 1. Everybody knows this. I hope, क्योंकि आप मैथ्स भी तो प्रिपेयर करते हैं, बट नहीं भी मैथ्स याद है तो आप इसे अदरवाइज भी एक्सपैंड करके चेक कर सकते हैं कि बड़े आराम से। Sec square theta is 1 plus tan square theta. Sec square theta is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta minus tan square theta is ultimately 1. So your answer comes out to be 1. I hope you must have enjoyed it and you must have learned it. So see you soon. Till then, learn smartly. All the best.